नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल के मुक्तेश्वर में सीएम धामी का दौरा रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान सीएम धामी ने उद्घाटन भी किया है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने नैनीताल को दी है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के मामले में पर्यटन के क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा अहम एक राज्य है। इसीलिए कई अहम परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को, नैनीताल को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। इससे आने वाले समय में पर्यटकों को भी सहूलियत होगी। नैनीताल में जो निवासी वहां निवास कर रहे हैं, उनको भी इन परियोजनाओं से सहूलियत मिलेगी। ये बड़ी खबर, जहां नैनीताल के मुक्तेश्वर में सीएम धामी पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भव्य स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई सीएम धामी पर। और इस भव्य स्वागत के साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम धामी ने नैनीताल को आज दी है। तो वहीं नैनीताल में सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। साथ ही 112 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है और 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हिमगिरी स्टेडियम लेटीबुंगा में पहुंचे, जहां उन्होंने 112 करोड़ की 17 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी बताई। भाग 2 का डामरीकरण और सुधार कार्य का निर्माण 62.3 की लाख की लागत से आयोजित किया गया है। लोकार्पण किया जा रहा है, निर्वहन कर रहे हैं। एक और लोकार्पण किया गया है। जोरदार तालियों से माननीय, आप लोग जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिएगा कि माननीय स्वागत के लिए आप हजारों हजार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तिलक चंदन कुमकुम डोली से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सभी के बीच सुनिश्चित हुआ है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल को 112 करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही जनता को भी संबोधित किया और कहा कि हमने राज्य को सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया है राज्य में। साथ ही दंगा रोकने के लिए दंगा विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके अलावा लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद में शामिल ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। जिन्होंने ऐसा किया है वे स्वेच्छा से अतिक्रमण भूमि खाली कर रहे हैं और उन्होंने कई संरचनाओं को भी खुद तोड़ रहे हैं। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभूलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है। और जिन्होंने कर लिया है, आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं
तो वहीं रुड़की में सरकारी राशन व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही उजागर होने के बाद से जांच अब तेज कर दी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी तीसरे दिन भी मौके पर डटी रही और गोदाम में शिकायत मिलने के बाद अब विभाग अलर्ट मोड पर आया है। जी हां, बड़ी संख्या में मजदूर छटाई और सफाई में अब लोग लगे हुए हैं। आरएफसी ने खुद बड़े पैमाने पर कमियां पकड़ी और 20 दिनों में समिति विस्तृत रिपोर्ट सप्लाई चेन को लेकर सौंपने वाली है। तो हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, गोदाम को लेकर ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें कई कमियां पाए जाने की भी खबरें सामने आ रही है, आखिर इन कमियों की वजह क्या है? और जब ये कमियां, एक बार में तो कोई कमी आई नहीं होगी, तब जब ये कमियां नजर में आ रही थी उस वक्त कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? जी सुचित्रा, मैं आपको बता दूं कि कोई पहला मामला सामने नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो है स्कूल में बच्चों को जो भोजन, जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए भोजन जो दोपहर लगातार जो है बच्चों के द्वारा जो शिकायत आती थी कि वो ये शिकायत होती है कि जो चावल है वो खराब है, यानी कि जब देखा गया लगातार, उसके बाद जो वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ पे गया देखे गए, काफी बार जो है सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो भी वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से देखा गया, इस मामले का जिलाधिकारी हरिद्वार के मयूर दीक्षित द्वारा भी संज्ञान लिया गया, जिसके तत्पश्चात संज्ञान लेते हुए वहां पे जब ये वीडियो देहरादून तक पहुंचा, देहरादून मुख्यालय जब पहुंचा तो वहां से जो है इसके द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और 20 दिनों में जो है जांच का मांगे गई है कि 20 दिनों में ये जो जांच है वो संपूर्ण करके देनी है कि आखिर क्या स्थिति रही, क्या किस वजह से जो चावल है वो खराब है, या फिर अगर ये चावल मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर ये देखना होगा कि गलती किसकी है, या गोडाउन मालिक की गलती है, या फिर जो ऊपर से पीछे से विभाग की ओर से चावल आ रहे हैं वहीं पे गलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे कमी ये नजर आ रही है कि मिड डे मील का जो चावल है, यानी कि बच्चों के लिए जो राशन आ रहा है, उसमें अगर इस तरीके की शिकायतें लगातार प्राप्त होती रही तो जिस तरीके से ये भी देखा गया था कि बीते समय में बच्चों की तबीयत भी खराब देखने को मिली थी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई चेन को लेकर भी मामला सामने आ रहा है, विस्तृत रिपोर्ट भी अब समिति ने मांगी है, लेकिन इन कमियों को लेकर जब शिकायत की जा रही थी तब तक भी विभाग सोया हुआ था और अब जब मामला बहुत बढ़ गया है तब विभाग की नींद खुली है। क्या जानकारी है, विभाग आखिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? जिस तरह में पहला मामला सामने नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और जो गलती है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी है विभाग की होती है कि अगर इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो विभाग खाना पूर्ति करके जो कार्रवाई करते हैं, खाना पूर्ति यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि चालान प्रक्रिया कर देता है या किसी को 1-2 दिन के लिए सस्पेंड करके इस तरीके की कार्रवाई होती है जो बड़े पैमाने पर गलतियां होती है उनको छुपा लेता है। लेकिन जब इस बार ये जो बड़ा मामला सामने आया है, बच्चों की मिड डे मील में इस तरीके का संज्ञान देखने को मिला है, तो अब देखना होगा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हो या देहरादून से या जो संबंधित विभाग है किस तरीके की कार्रवाई करेगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यही मामला इसी तरीके से चलता चला रहा तो आने वाले समय जो बच्चे हैं उनको सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित होती है। बिल्कुल प्रवेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जब से ये पूरा मामला प्रकाश में आया तब से मजदूरों की छटाई चल रही है, सफाई में भी अब लोग लगे हुए हैं, तो ये भी तो हो सकता था अगर ये काम पहले किया जाता तो हो सकती थी इतनी बड़ी जो घटना सामने आ रही है जिसमें बच्चों तक को खराब खाना और खराब जो राशन है उससे खाना बनाकर परोसा जा रहा है, इससे कई बच्चों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। ऐसे में अब ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं तो क्या है? जी सुचित्रा, ये जो 3 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई गई है वो कहीं ना कहीं कमियां निकलने के बाद ही बनाई गई है और जो विभाग की जो कमियां निकलने के बाद, या फिर ये कह सकते हैं कि विभाग अगर पहले ही उजागर रहता तो इस तरीके की कमियां ही देखने को ना मिलती। लेकिन अगर विभाग की ओर से जब ये कमियां लगातार देखने को मिली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोगों के द्वारा जब इस तरीके के संज्ञान लिए गए, और तत्पश्चात ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लगातार जो है ऐसे मामले सामने आते रहे, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये प्रक्रिया है ये सिर्फ इसी तरीके की खाना पूर्ति की कार्रवाई होगी या इस पर कोई कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल प्रवेश, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। इसी बीच आपको रुड़की से एक और खबर पहुंचा देते हैं। देखिए, रुड़की में पावर विभाग का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है जहां पर पावर विभाग, पुलिस और पैक्ट ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने 100 परिसरों में बिजली की चोरी भी पकड़ी है। तो समझिए आपकी बिजली चोरी करके सरकार को कितना बड़ा चूना लगाया जा रहा है। बिजली अधिनियम के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पावर विभाग, पुलिस और पैक्ट की तरफ से ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई जिसमें 100 परिसरों में बिजली चोरी, बड़े पैमाने पर ये बिजली चोरी चल रही थी, इसको अब उजागर किया गया है और अब बिजली अधिनियम के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी कि इनसे
जो चोरी की जा रही थी और उसका तो इनसे वसूला ही जाएगा, इनसे उनका दाम वसूला ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जुर्माना लग भी सकता है इस पे। ये एक बड़ी कार्रवाई, ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है बिजली चोरी को लेकर। हमारे सहयोगी प्रवेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदेश में बिजली चोरी एक बहुत बड़ी अब समस्या बन गई है। अभी कार्रवाई करते के साथ साथ 100 परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी जाती है। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? और क्योंकि विभाग अब काम कर रहा है, पहले से भी बिजली चोरी कई बार पकड़ी गई है, लेकिन लगातार इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, उल्टा ये बढ़ते जा रहा है। जी सुचित्रा, आपको बता दें कि रुड़की स्थित भगवानपुर में बीते दिन जो है यहाँ पे देखा गया कि 100 जो घर थे वहां पर जो चोरी की बिजलियां थी वो देखने को मिली। चोरी की बिजलियां चला रहे थे वो लोग। आपको बता दें कि इस तरीके से मामला सामने आया रुड़की स्थित भगवानपुर के क्षेत्र में। वहां पे पुंजनहेड़ी ननहेड़ा गांव स्थित वहां पे लगभग जो 5 से 7 गांव थे वहां पर इस तरीके का मामला सामने आया। और ये कोई पहला मामला सामने में है। रुड़की स्थित मंगलौर क्षेत्र में बीते दिनों में देखा गया था कि 50 से 60 घरों में जो बिजली चोरी करके लोग अपने घर की तो बिजली की पूर्ति कर रहे थे। तो इस तरीके से देखा गया कि लगातार जो है विभाग जो है एक्शन मोड में है, लेकिन जो लोग हैं गांव के जो एरिया है, जो गांव के संबंधित ऐसे जो घर हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो रात के समय में ये लोग पे तार डाल करके अपना घर की जो बिजली की पूर्ति करते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो विभाग से है वो तो अपनी लापरवाही, विभाग की ओर से लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन जो घर के लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, ये लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं चंद पैसों के चक्कर में। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर चंद पैसे बचाने के चक्कर में किसी की जान चली जाए तो ये बहुत बड़ा हादसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन रुड़की स्थित मंगलौर में पहले भी 50-60 घरों में जो देखा गया था इस तरह का मामला सामने आया था। और तत्पश्चात बीते दिनों में जो रुड़की के भगवानपुर में देखा गया कि 100 घरों में जो बिजली का मामला सामने आया, उन लोग घरों की जो वीडियोग्राफी भी कर ली गई। जो टीम थी बिजली विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम और संबंधित पीएससी जो थी वहां पर पहुंची थी। और लगातार इस तरीके का जो है सघन चेकिंग अभियान भी लगातार जारी रहेगा। प्रवेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप रुड़की में हैं और ये सारा कुछ जो अभियान चलाया जा रहा है वो आपकी नजरों के सामने है, क्या लगता है ये अभियान आने वाले समय में काफी होगा बिजली चोरी को रोकने के लिए, या अभी भी इसमें कमी है और कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? ये सुचित्रा, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो लोग हैं ये इस तरह का कृत्य करने से, यानी कि बिजली चोरी करने से, चंद पैसों की चक्कर में अपनी जान को जोखिम डालने से बाज नहीं आते हैं। लगातार पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे, अभी भी इस तरीके का मामला सामने आता रहा। तो जिसके घर पे एक बार अगर इस तरीके का कोई मामला संज्ञान में आता है, अगर चेकिंग हो जाती है, बिजली विभाग की ओर से कार्रवाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस तरीके का कृत्य नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इतनी ज्यादा तादाद में जो घर है गाँव में लोगों के, तो कहीं ना कहीं लोग चंद पैसों के चक्कर में कोई किसी न किसी घर पे कोई ना कोई इस तरीके का कृत्य करते ही रहते हैं। लेकिन जो इस बार ये चेकिंग अभियान देखने को मिला, इतने भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात आया देखने को मिला, तो गांव में कहीं ना कहीं ये भी डर और भय का माहौल देखने को मिलेगा। और लगातार जो डर और भय का माहौल देखने को मिला, तो इस तरीके का जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं गाँव के लोग नहीं भी करेंगे। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में तो इस स्थिति किस तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल। प्रवेश, एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि ये बिजली चोरी लंबे समय से चली आ रही है और कई घटनाएं इसकी सामने आई है जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से सख्त, अगर हम कहें, क्या रुख अपनाया जाए ताकि इस बिजली चोरी को रोका जाए और जो सरकार को इससे नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जाए? इसी तरह आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आए, सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं उन लोगों के घरों पे भी लगातार जो छापेमारी की कार्यवाही है वो भी लगातार जारी है। जो बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी हैं वो भी लगातार निर्देशन भी दे रहे हैं। और बीते दिनों में जो लोग जो बिजली विभाग के अधिकारी थे उनके द्वारा भी साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया था कि इस तरीके का कृत्य ना करें, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्व हानि की तो कोई बात है, काफी चंद पैसों की जो हानि है वो करते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो आपके परिवार को काफी क्षतिपूर्ति पहुंचेगी। तो जाहिर बात है, अगर किसी की जान को नुकसान होता है तो इसका ठीकरा भी सरकार के सर पे ही फोड़ा जाता है कि सरकार अगर समय पर कार्रवाई करती तो आज ये दृश्य हमें ना देखना पड़ता। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां भ्रष्टाचार के लगातार सामने आने के बाद भी ये भ्रष्टाचार को लेकर जो मामले हैं इसने सरकार और जनता दोनों की अब चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें ये ताजा मामला क्या है। उत्तरकाशी जिले के युवा कल्याण विभाग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां बिना ट्रेनिंग कई लोगों को पीआरडी के तहत नियुक्त किए जाने का आरोप लगा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग के कुछ अधिकारी सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने हाल ही में युवा कल्याण कार्यालय में तालाबंदी करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने के
जितने भी अधिकारी होंगे जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए उसको लेकर जो है ये कंप्लेंट हमारे पास में भी पहुंची थी। उसको लेकर जो है जांच के निर्देश दिए हैं और जैसी जांच हमारे पास में पहुंचेगी निश्चित रूप से उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, अभी तो वहीं देहरादून में युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। आपको बता दें कि खेल विभाग जल्द ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहा है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि 2026 में खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी जाएगी। खेल मंत्री के अनुसार विश्वविद्यालय बनने से युवाओं को विभिन्न खेल गतिविधियों को वैज्ञानिक तरीके से सीखने का, समझने और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। तो वहीं सरकार खेल क्षेत्र को मजबूत बनाने में लगातार आगे काम कर रही है और आने वाले समय में जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो इससे उत्तराखंड के युवाओं को काफी फायदा होगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर हम सब लोग लगातार इसके अपडेट से वाकिफ है और वर्तमान अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में जो लगभग 33 एकड़ लैंड हमारे को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से लगती हुई जो भूमि है उसकी आवश्यकता रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास जिस प्रकार से हैं, बहुत जल्द जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई भी जो है वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी। तो वहीं मुनस्यारी में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेयजल योजना आज बढ़ती आबादी के सामने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही, यानी कि नाकाफी साबित हो रही है। दरअसल जल निगम ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई योजना को पिछले साल मंजूरी दी थी, लेकिन निर्माण कार्यों में क्वालिटी को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए थे और जांच में खामियां पाई गई। फिलहाल ये पूरा मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि स्रोतों की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। स्रोत के ऊपरी भाग में कुमायूं विकास निगम द्वारा डंप किए गए कचरे का ढेर लगा हुआ है और जल स्रोतों को प्रभावित कर रहा है। जल संस्थान की कार्यशैली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। मुनस्यारी पर्यटन नगरी है और हिम नगरी है और अब ये मुनस्यारी नया नगर पंचायत भी बन गया है। 1971 में मुनस्यारी की पेयजल सुचारू करने के लिए एक पेयजल योजना बनी थी जो भूमका पानी, और वर्तमान समय में तब से जो है कोई भी योजना मुनस्यारी के लिए स्वीकृति नहीं हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 2 करोड़ रुपए का जो मुनस्यारी की जो पेयजल योजना जो बननी थी वो भी माननीय न्यायालय में चल रहा है, वो अधर पर लटका है। यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में पानी है। बलाती से लेकर के बोलगल्टा और थामरी कुंड का पानी जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही से जो है पानी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग कई दिनों से हड़ताल के उसमें रह गए थे कि हमने कहा भाई हम लोग अगर पानी नहीं मिला तो बहुत गंभीर समस्या आने वाला है, जबकि यहाँ पे पर्यटक स्थल है, यहाँ नए नगर पंचायत खुले हैं, कोई भी कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन से कि वो तत्काल इस लाइनों को सुधारे। जो 84-85 का जो लाइन है वो लाइनें जंग लग चुके हैं, उन लाइनों को रिपेयर नहीं हो पा रहा है और कई जगह जो है पानी ओवरफ्लो करके नालियों में बह रहे हैं, लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। अगली खबर नैनीताल से। नैनीताल में बाजारों से लेकर सड़कों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, एक ओर सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण को हटा रही है, दूसरी ओर अतिक्रमण एक समस्या ऐसी बन गई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब जिससे बाजारों में चलना भी दूभर हो गया है, साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने 2016 में नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद भी शहर की बाजारों में हाल जो पहले था बिल्कुल आज वैसा ही है। हालांकि एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया है कि नैनीताल नगर पालिका के साथ मिलकर जल्दी शहर के ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी को भी आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जा सके।
कि हमारे द्वारा समय समय पर इन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में शहर के, चाहे बड़ा बाजार हो, चाहे पंथ पार्क हो, चाहे मॉल रोड हो, नगर पालिका के साथ संयुक्त रूप से अभियान भी चलाया जाता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई भी की जाती है। नगर पालिका परिषद नैनीताल के स्तर से एंटी एनक्रोचमेंट टीम भी गठित की हुई है जो इन जगहों पर जाकर समय समय पर अतिक्रमण हटाई जाती है। विगत कुछ दिनों में पर्यटक की गतिविधियां, पर्यटक एक्टिविटीज थोड़ा सा राइज पर है। इस वजह से थोड़ा सा ये एनक्रोचमेंट ड्राइव को, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को थोड़ा और एफर्टली चलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए पालिका को निर्देशित किया गया और हमारे द्वारा स्वयं भी इसमें मॉनिटरिंग करते हुए और खुद भी मौके पर उतरते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देहरादून के नगर निगम कार्यालय में विकास को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे और शहर की सुविधाओं और अव्यवस्थाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम, बदहाल सफाई व्यवस्था और निगम की वाहनों की संख्या बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय बैठक के केंद्र में रहे। तो वहीं अधिकारियों ने इन सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक बजट पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया। तो वहीं राजपुर विधायक खजान दास का कहना है कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए इस तरीके की बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया इस सप्ताह। उसके साथ साथ ही विभिन्न जो हमारे जोनल कार्यालय हैं उनमें कैंप भी लगाए गए और निगम जनता के द्वार करके इसमें प्रयास ये किया गया कि जो निगम की समस्त सुविधाएं हैं, क्योंकि जोनल कार्यालयों में प्राय सारी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध होती हैं, इस बार सारी की सारी जो निगम के फंक्शंस हैं उन सभी की टीमें जोनल कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई और जो व्यापक जन समस्याएं हैं प्रत्येक जोन की, जैसे कि कहीं पर बंदरों के संबंध में समस्या बताई गई, कहीं पर ड्रेनेज को लेकर के समस्या, जैसा कि अभी आपने भी मेंशन किया, तो इन सभी के व्यापक समाधान के लिए त्वरित स्पॉट निरीक्षण भी किए गए हैं और अब इन पे जल्द से जल्द समाधान निकालते हुए उन्हें सूचित भी किया जाएगा। सिस्टम को भी लेकर के चिंता व्यक्त की गई कि जैसे अभी स्मार्ट सिटी ने ड्रेनेज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जो दशनाल चौराहा तक नाला बनाया गया उसके आगे नहीं बनाया है, जो सहारनपुर चौक तक उसको बनना था, और इसको भी प्रस्तावित किया गया है। और आगे सफाई को लेकर के चिंता व्यक्त की, जो कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है उसका उठान हो, और कुछ क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर नगर निगम में इस समय 280 है, वो गाड़ियां और बढ़ाने की बात कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है और गाड़ियां 500 के लगभग, उन्होंने कहा कि 500 के लगभग गाड़ियां होनी चाहिए और इस पर भी विचार किया गया और इसका बजट के लिए भी बात की गई है और अतिक्रमण को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई। तो वहीं देहरादून में आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटक का सीजन, क्रिसमस और नए साल के साथ साथ स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए पुलिस ने शहर में धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान देहरादून में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो और आम जन को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये अहम कदम उठाया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अगर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन किया जाएगा तो आयोजकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे आयोजनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 बीएनएसएस के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और खासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है, तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। तो वहीं इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के